2002 गुजरात रायोट्स, 2002 गोधरा कांड। 27 फरवरी साल 2002 में भारत के गुजरात में एक भयानक हादसा हुआ था। आज लोग इसे घटना, हादसा, साजिश, कत्लेआम, गंदी सियासत और बहुत से नामों से याद करते हैं। इस गोधरा कांड में हिंदू और मुसलमानों को मिलाकर बहुत से मासूम बेदर्दी से मारे गए। थियरीज कहती है कि पहले गोधरा के मुसलमानों ने हिंदू कार सेवकों से भरे ट्रेन के डिब्बों में आग लगा दी। फिर इसी के बदले में हिंदुओं ने मुसलमानों का कत्लेआम शुरू किया। जैसा कि अमित शाह ने कहा कि ये सिर्फ एक्शन का रिएक्शन था। कहते हैं सियासत के एक गंदे खिलाड़ी ने ये सब साजिश रचवाई ताकि वो राजपाट की टोच तक पहुंच सके। तीसरी थियरी कहती है बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का फैसला नहीं आ रहा था, इसलिए हिंदुओं ने ये कदम उठाया। थियरी नंबर 4, बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने तोड़ा था, इसलिए इसका बदला लेने के लिए कार सेवकों से भरे ट्रेन के डिब्बे को मुसलमानों ने जला दिया और इसीलिए ये सब हुआ। लेकिन इनमें से असल मुजरिम कौन है? ट्रेन जलाने वाले मुसलमान, मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले हिंदू, सियासत का वो गंदा खिलाड़ी जिसे सत्ता की टोच पर पहुंचना था, या ये बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के लिए मुसलमानों और हिंदुओं की एक दूसरे पर उतारी हुई भड़ास थी? सच जानने के लिए डॉक्यूमेंट्री को पूरा देखिए। मैं हूं चौहान वसीम और मेरी आज की इस बात को कहीं पर लिख लीजिए कि कुछ बातें दिल से माफ तो कर दी जाती है, लेकिन वो बातें दिमाग से बुलाई नहीं जाती। साल 2002 फरवरी का महीना खत्म होने आया था। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद को लगभग 10 साल बीत चुके हैं। अयोध्या के इस विवाद से पूरे भारत के हिंदू और मुसलमान संगठन जुड़े हुए थे। ऐसे ही एक हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद ने फरवरी 2002 में अयोध्या के अंदर 100 दिन का पूर्णाहुति महायज्ञ करवाया था। इस यज्ञ में भारत के कोने कोने से हिंदू लोग और कार सेवक आए थे। गुजरात से भी लोग वहां पहुंचे थे। इस यज्ञ में जो लोग भी पहुंचे थे इनको कार सेवक कहा जाता था, यानी अपनी खुद की मर्जी से अयोध्या में सेवा करने के लिए आए हुए हिंदू लोग। इनको राम भक्त भी कहा जाता है। खैर 22 फरवरी को गुजरात के अहमदाबाद से ये कार सेवक ट्रेन में बैठकर अयोध्या पहुंच जाते हैं वीएचपी के महायज्ञ के लिए। इनके प्लान के हिसाब से इन्हें 22 फरवरी को ट्रेन से अयोध्या पहुंचना होता है और वहां से 26 फरवरी को वापस अहमदाबाद लौटना होता है। कार सेवकों के ट्रेन से अयोध्या जाने और वापस लौटने के बीच में बहुत कठिनाई होती है, जो मैं आगे आपको बताता हूँ। खैर ये कार सेवक ट्रेन से अयोध्या पहुँचते हैं और 25 फरवरी को वीएचपी का महायज्ञ खत्म हो जाता है। सारे कार सेवक जो भारत भर से आए थे वो अब वापस अपने अपने घर लौटने लगते हैं। वैसे ही गुजरात के कार सेवक भी अयोध्या से अहमदाबाद लौटने के लिए साबरमती ट्रेन में बैठते हैं। 26 फरवरी 2002 को फैजाबाद में अहमदाबाद के लिए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन आती है। इस ट्रेन में 1100 लोगों के बैठने की कैपेसिटी ही थी, लेकिन कार सेवकों की भीड़ की वजह से कुछ लोग खड़े होकर भी इस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। यानी तकरीबन 2000 लोग इस ट्रेन पर सवार थे और 2000 में से 1700 कार सेवक थे। ये सारे कार सेवक एक ही जगह से यज्ञ में शामिल होकर आ रहे थे। कहा जाता है कि ट्रेन के S5 और S6 डिब्बे में सबसे ज्यादा कार सेवक थे। ये S5 और S6 डिब्बे में जो भी हुआ वो ही आगे चलकर गुजरात दंगों की वजह बना। खैर इस ट्रेन को सुबह 4 बजे तक अहमदाबाद पहुंचना था, लेकिन ये ट्रेन लेट हो गई और सुबह के 6:30 बजे तक गोधरा से पहले एक स्टेशन है दाहोद, वहां तक ही पहुंच पाती है। अब यहाँ पर ट्रेन के रुकने पर बहुत सी थियोरीज बताई जाती है। एक तो वो जो मैंने पहले बताई कि क्योंकि बाबरी मस्जिद को लेके मुसलमान लोगों में गुस्सा था, इसलिए कार सेवकों से भरे डब्बे को जलाकर बदला लेने का ये अहम मौका था, इस वजह से आग लगा दी गई। दूसरी थियोरी ये है कि दाहोद में जब एक चाय वाला S6 डब्बे में चढ़ता है तो उसे ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाता और जय श्री राम बोलने के लिए जबरदस्ती की जाती है, जैसे आजकल की जाती है। फिर इसी को लेके झगड़ा शुरू हो जाता है और अगले स्टेशन पर यानी गोधरा के ऊपर लोगों की भीड़ उन पर हमला कर देती है और S6 डिब्बे में आग लगा देती है। तीसरी थियरी ये है कि इसके पीछे पाकिस्तान के ISI का भी हाथ है। खैर अब इसके बाद ये ट्रेन गोधरा पहुंचती है, जहां कुछ कार सेवक ट्रेन से उतरते भी है और कुछ सामान भी खरीदते हैं। फिर गोधरा स्टेशन से जैसे ही ये ट्रेन कुछ दूर आगे निकलती है तभी ट्रेन रोकने की चेन खींची जाती है और एक नहीं कई दफा खींची जाती है। ट्रेन खींचने वाली ये बात एकदम कंफर्म है
ये बात ट्रेन के ड्राइवर ने भी कंफर्म की और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो मैकेनिकल डिवाइसेस से भी ये बात साबित हो गई। अब चेन खींचने पर जैसे ही ट्रेन यहाँ पर रुकती है तो कहा जाता है कि पहले से ही वहाँ पर 2000 लोग इंतजार में खड़े हुए थे। इन लोगों ने सिर्फ ट्रेन के S5 और S6 डिब्बे को ही टारगेट किया, जबकि कार सेवक पूरी ट्रेन में खचाखच भरे हुए थे। कोच S5 और S6 पर पत्थर फेंके गए, घरेलू हथियारों से हमले किए गए, जिसकी वजह से कोच के दरवाजे और खिड़कियां कार सेवक अंदर से बंद कर लेते हैं। फिर इसमें आग लगा दी जाती है। जब तक फायर ब्रिगेड आती है तब तक 59 लोग इसमें जलकर मर जाते हैं, जिसमें 22 मर्द, 27 औरतें और 10 छोटे बच्चे शामिल थे। इसके बाद शाम 4:30 बजे ये ट्रेन जली हुई डेड बॉडीज को जूं के तू हालत में लेके अहमदाबाद पहुंचती है। गोधरा का एडमिनिस्ट्रेशन ये कोशिश करता है कि ऐसा ना किया जाए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जाती। ये सारी लाशें अहमदाबाद पहुंचाई जाती है। अब कानून के हिसाब से तो इन सारी लाशों को गोधरा की किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के हवाले कर देनी चाहिए थी या उनके घर वालों को वहां पर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि ये लाशें विश्व हिंदू परिषद को दे दी जाती है। VHP का ये कहना था कि ये सारे कार सेवक हमारे हैं, क्योंकि अयोध्या में महायज्ञ VHP ने करवाया था और ये कार सेवक वहीं से लौट रहे थे, तो इन लाशों पर VHP कब्जा कर लेती है। अब कानून के हिसाब से सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए थी और लाशों का कंट्रोल अपने पास रखकर इनका पोस्टमार्टम करवाना था, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। और अब तक लोगों को न्यूज और खबरों से यही मालूम हो पा रहा था कि ट्रेन के S5 और S6 डब्बे में सिर्फ आग लग गई है। पूरा मामला किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि S5 और S6 डब्बे में आखिर आग लगी क्यों है। हर कोई कंफ्यूज था। उस तरफ VHP के लीडर्स ने इन लाशों को खुली गाड़ियों में रखा और शहर के बीचों बीच से इन्हें निकालकर VHP के कार्यालय में पहुंचाया। इन लाशों को जब शहर से निकाला गया तो इस मंजर का टीवी पर लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था और बहुत से नारे भी लगाए जा रहे थे, जैसे जय श्री राम, मंदिर वहीं बनाएंगे, भारत छोड़ो, पाकिस्तान चले जाओ, वैसे नारे जैसे आजकल लगाए जाते हैं। खैर, इन लाशों को देखकर पूरा अहमदाबाद चौंक गया था और अब जाकर लोगों की समझ में आ गया कि आखिर ये सब क्या हुआ है। उसी वक्त से लेकर हालात खराब हो गए, लोग काबू से बाहर होने लगे। इसके बाद VHP के लीडरों ने लाशों को 16 सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया। इन लाशों को देखकर हिंदुओं के जितने भी संगठन थे, जैसे बजरंग दल, RSS, VHP, इनके सारे लीडर्स गुस्से में आग बबूला हो गए। ये सारे लोग 16 सिविल हॉस्पिटल के इर्द गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। सिविल हॉस्पिटल के पास एक PCR वैन खड़ी थी, जिसने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया कि यहाँ से हालात खराब हो सकते हैं। जिस तरह से लोग बसों और गाड़ियों में बैठकर यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, उस हिसाब से हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। लेकिन सिस्टम ने कोई कदम नहीं उठाए और जो हो रहा था उसे होने दिया। फिर अस्पताल की कार्रवाई पूरी होने पर उन लाशों को अलग अलग रास्तों से शमशान ले जाया गया। जिन भी इलाकों से ये लाशें गुजारी जा रही थी, वहाँ लोग लाशों को देखकर नारे लगा रहे थे और भी ज्यादा बौखला रहे थे। यहाँ तक कि उन इलाकों में चीजें हाथ से बाहर निकल रही थी और लोग सड़कों पर आ रहे थे। बात इतनी आगे बढ़ गई कि मारकाट शुरू हो गई थी। मुसलमानों के घरों को जलाया जा रहा था, उन्हें घरों से निकालकर तलवारों से काटा जा रहा था। औरतों और छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार तक किए जा रहे थे। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट औरतों के पेट से बच्चे निकालकर उन्हें भी तलवारों से मौत के घाट उतारा जा रहा था। उस वक्त न्यूज चैनल्स पर इतनी पाबंदियां नहीं लगी थी, इसीलिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करते वक्त लाइव टेलीकास्ट में बहुत सी बातें लाइव ही बता दी गई, जिससे दंगाइयों ने और ज्यादा दंगे भड़काए। क्योंकि रिपोर्टर्स लाइव टीवी पर आकर ये बता रहे थे कि देखिए, ये मुस्लिमों का इलाका है, यहाँ पर इनको इतना खतरा है, यहाँ पर कोई पुलिस बंदोबस्त भी नहीं है। ये सब कुछ लाइव दिखाने का एक नुकसान ये हुआ कि ये सारी बातें पूरे गुजरात में फैल गई। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर और गोधरा, हर जगह दंगे भड़कने लगे। 3 दिन तक लगातार ये दंगे गुजरात में चलते रहे, जिसमें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 790 मुसलमान और 254 हिंदुओं की मौत होती है। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान ये बात पता लगी है कि इस दंगे में 7000 से भी ज्यादा मुसलमानों को मारा गया था। बहुत से जल गए, बहुतों को पत्थरों से बांधकर पानी में डुबो दिया गया और बहुत सी लाशों को गायब कर दिया गया था। खैर, 27 फरवरी को गुजरात में बहुत सी जगह दंगे हो रहे थे, लेकिन उसके अगले दिन 28 फरवरी को हालात बिल्कुल हाथ से बाहर निकल गए,
जब हजारों हिंदुओं की भीड़ गुलमर्ग, नरोडा गांव और नरोडा पाटिया में पहुंचती है। चमनपुरा अहमदाबाद में गुलमर्ग नाम की एक सोसाइटी थी जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। जानकर हैरानी होगी, लेकिन हाँ, इसी सोसाइटी में कांग्रेस पार्टी के एक एमपी एहसान जाफरी भी रहते थे। इस सोसाइटी में 29 बंगलोज थे, 10 अपार्टमेंट थे और यहाँ ज्यादातर मालदार और बिजनेस फैमिलीज ही रहती थी। 28 फरवरी सुबह के 9 बजे गुलमर्ग सोसाइटी के चारों तरफ हिंदुओं की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और फिर से नारे लगने लगते हैं, वही नारे जो आजकल लगाए जाते हैं। सोसाइटी के मुस्लिम्स ये सब देखकर डरने लगते हैं और लगातार पुलिस को फोन किए जाते हैं, लेकिन ना ही पुलिस आती है और ना ही पुलिस का कोई जवाब। बाद में डरे हुए लोग कांग्रेस के एमपी एहसान जाफरी के घर पहुंचते हैं। एहसान पुलिस को, चीफ ऑफ पुलिस को, वहां के बड़े बड़े नेताओं को फोन करते हैं, लेकिन अफसोस कोई भी मदद करना ही नहीं चाह रहा था। फिर थोड़ी देर बाद सोसाइटी के बाहर खड़ी भीड़ सोसाइटी के अंदर घुसने लगती है और सारे घरों में आग लगाना शुरू कर देती है। एहसान जाफरी के घर पर पहुंचकर ये भीड़ वहां मौजूद 3 या 4 गरीब और यतीम लड़कियां जिनको वहां छुपाया गया था, उनको निकालकर बीच आंगन में उनकी इज्जत लूटती है। फिर लड़कियों को बचाने के लिए एहसान जाफरी बाहर आते हैं, मिन्नतें करते हैं कि तुम लोगों को आखिर क्या चाहिए, हमसे जो चाहिए ले लो, इन गरीब यतीम लड़कियों को छोड़ दो। ये भीड़ एहसान जाफरी से पैसे मांगने के बहाने उन्हें घर से खींच निकालती है। यहाँ तक कि उन लड़कियों को भी नहीं छोड़ा जाता और एहसान जाफरी को मिलाकर गुलमर्ग सोसाइटी के 69 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। ये एहसान जाफरी उसी जकिया जाफरी के शौहर है जो कुछ सालों पहले बहुत चर्चा में आई थी। खैर, सोसाइटी के सारे घरों को तबाह कर दिया जाता है। 18 घर पूरी तरह से जला दिए जाते हैं। इन 18 घरों में से एक परिवार के अलावा कोई भी आज तक वापस लौट कर नहीं गया। खैर, अक्टूबर 2017 में आज तक न्यूज़ चैनल ने तहलका मैगजीन के स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज को पब्लिक कर दिया, लीक कर दिया। इस सीक्रेट ऑपरेशन में वीएचपी और बजरंग दल के 14 मेंबर्स, यहाँ तक कि गुजरात का बीजेपी का एक एमएलए, ये सब साथ मिलकर गुजरात दंगों के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि कैसे हमने मुसलमानों को मारा, उनकी औरतों और बच्चियों की इज्जतें लूटी, यहाँ तक कि उनकी दौलतें भी लूटी, वगैरह वगैरह। सो तहलका मैगजीन के वीडियो के बाद वहाँ पर एसआईटी कमेटी बैठती है और 2016 में 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, लेकिन आज की तारीख में उन लोगों को भी आज़ाद कर दिया गया है, यानी मजलूमों को पूरा इंसाफ नहीं मिल पाया। एहसान जाफरी, जकिया जाफरी, बिल्किस बानो, नरोडा पाटिया, बाबू बजरंगी और माया कोडनानी, अगर इन सब के बारे में आप फुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं इन सब पर भी वीडियो बना दूंगा। खैर, इस तरफ 28 फरवरी के दिन ही गुजरात के दंगों की सबसे बड़ी घटना होती है अहमदाबाद के नरोडा पाटिया और उसके करीब मौजूद नरोडा गांव के अंदर। नरोडा पाटिया कत्लेआम लगभग 10 घंटों तक चलता है और इस एक घटना में सबसे ज्यादा मौतें होती है। इस नरोडा पाटिया में मजदूर मुसलमान ज्यादा रहते थे। कर्नाटका और मुंबई से मजदूरी के लिए आए कुछ लोग भी यहीं पे रहते थे। 27 फरवरी की रात को वीएचपी के लीडर ये अफवाह फैला देते हैं कि दंगों के दौरान मुसलमानों ने 3 हिंदू लड़कियों को किडनैप कर लिया है, जिसके बाद अगली सुबह जब पूरा गुजरात बंद होता है, उसी वक्त 5000 से ज्यादा हिंदू लोगों की भीड़ बदला लेने के लिए नरोडा पाटिया पर हमला कर देती है। ये 5000 लोगों की भीड़ सुबह 9 बजे हमला शुरू कर देती है और अगले 10 घंटों तक ये हमला जारी रहता है। मुसलमान लोगों को घरों से निकाल कर मारना शुरू किया जाता है। जो घर अंदर से बंद होते हैं, भीड़ उन घरों के बाहर अपने साथ लाए एलपीजी सिलेंडर से ब्लास्ट करती है। दूर से AK-47 जैसे हथियारों से मुसलमानों को मारा जाता है। बड़ी उम्र की औरतों, यहाँ तक कि 13-14 साल की बच्चियों के साथ भी बलात्कार किए जाते हैं। उनके जिस्मों को नोचा जाता है। अब आप खुद बताइए कि इन 13-14 साल की लड़कियों ने थोड़ी ट्रेन में आग लगाई थी। इन बेचारियों को तो शायद ये भी मालूम ना हो कि ये जानवरों की भीड़ उनके साथ जो कर रही है वो सब क्या होता है और आखिर उनकी गलती क्या है जो उन्हें ये सजा दी जा रही है। अब इस भीड़ के पास AK-47 जैसे खतरनाक हथियार कहाँ से आते हैं, ये बात आज तक एक राज रखी गई है। इसीलिए क्योंकि AK-47 से मारने वाले तो आतंकवादियों की लिस्ट में डाल दिए जाते हैं, लेकिन ये लिस्ट सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बनी है। इसलिए उत्तराखंड में AK-47 चलाने वाली बात राज रखी गई है।
जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन हाँ, गोधरा कांड में मुसलमानों को जलाने के लिए बहुत से पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल फ्री में दिया जा रहा था। इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स बैठी थी, फिर भी इस चीज का आज तक पता नहीं लगा पाई कि ये AK-47 जैसे हथियार उस वक्त आए कहां से थे। खैर, नरोडा पाटिया में उस दिन सिर्फ 10 घंटों में 97 मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। नरोडा पाटिया का जो मास्टरमाइंड था बाबू बजरंगी, अब इस बाबू बजरंगी का स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है तहलका मैगजीन की तरफ से, और चुपके से इसका एक वीडियो बनाया जाता है। ये वीडियो पब्लिक किया जाता है और आज भी ये वीडियो आप YouTube पर देख सकते हैं। इस वीडियो में बाबू बजरंगी कहता है कि मोदी जी नहीं होते तो हम ये सब कभी नहीं कर पाते। जब मोदी जी माइक पर भाषण देते तो रोना रोते कि बेचारे मुसलमानों के साथ गलत हुआ, और जब हमारे पास मिलने आते तो कहते तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, इन मुसलमानों को और मारो। ये वीडियो तो आज भी मौजूद है, लेकिन मोदी जी को कोई सजा नहीं हुई। और यहीं पर मेरे दूसरे सवाल पर गौर कीजिए कि क्या गोधरा कांड का जिम्मेदार सियासत का वही गंदा खिलाड़ी है जिसे सत्ता की चोटी तक पहुंचना था। खैर, इसी वीडियो में बाबू बजरंगी ये बातें भी कहता है कि पुलिस ने भी उसकी दिल खोलकर मदद की थी, पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, उन्होंने भी सपोर्ट किया, और पुलिस ने ये कहा कि मुसलमानों की लाशें बहुत ज्यादा हो चुकी है, इनको संभालने में आगे बहुत दिक्कत हो सकती है, आप इन लाशों को अलग अलग कर दो। फिर उसके बाद बाबू बजरंगी को उम्र कैद की सजा होती है, लेकिन वीडियो में उसने जो कुछ भी कहा कोर्ट में वो चीजें साबित ही नहीं हो पाई। अगर सच पूछो तो कोर्ट में कुछ भी साबित ही नहीं हो पाया, बस कुछ कहानियां चली, और इन्हीं कहानियों में जिन जिन का नाम आया उन सबको सबूत न मिलने की वजह से छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि बाबू बजरंगी को भी आज़ाद कर दिया गया है। इसमें माया कोडनानी का भी नाम बहुत चला, इसको 28 साल की सजा दी गई थी। इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए माया कोडनानी का नाम आया तो सही, लेकिन सबूत न होने की वजह से इसे भी छोड़ दिया गया। नरोडा पाटिया घटना के बाद माया कोडनानी बहुत ही ज्यादा वोटों से जीत कर आई। दंगे करवाने का इनाम डबल वोट्स मिले इसको, और कैबिनेट मिनिस्टर भी बना दी गई, लेकिन इस केस के चलते इसको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी। खैर, इसके बाद अगले दिन वडोदरा में हनुमान टेकरी के इलाके में बेस्ट बेकरी नाम से एक बेकरी चला करती थी, जहां पर 14 लोग छुपे हुए थे। इन 14 लोगों में से 11 मुसलमान और 3 हिंदू थे जो उस बेकरी में काम करते थे। इन 14 के 14 लोगों को रात के 8 बजे उसी बेकरी में जिंदा जला दिया जाता है, और फिर से सबूत न होने की वजह से यहाँ पर भी किसी को सजा नहीं दी जाती। जब इस पूरी घटना के ऊपर सरकार से सवाल किए गए तो सरकार ने कहा हमसे जो बन सकता था वो सब हमने किया। भीड़ बहुत ज्यादा थी और वैसे भी ये एक एक्शन का रिएक्शन था जिसमें सरकार का कोई हाथ नहीं था। सरकार ने ये भी कहा कि चीफ मिनिस्टर ने यानी नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को ही गोधरा पहुंच के वहां पर SIT टीम बैठा दी थी और गोधरा के पास कर्फ्यू भी लगा दिया था ताकि बात और आगे ना बढ़े। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने ये सब किया था तो उस वक्त फिर भी इतने सारे लोग क्यों मारे गए? आज तक इनसे इस बारे में सवाल क्यों किया जाता है? ओपोजिशन से लेकर खुद बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ये क्यों कहते हैं कि गोधरा कांड के दौरान गुजरात में राजधर्म का पालन नहीं हुआ? चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। बीजेपी और मोदी पर जो इल्जाम लगाए जाते हैं इसके पीछे कई वजहें हैं। संजीव भट्ट जो कि 2002 के दंगों के टाइम पर सीनियर पुलिस ऑफिसर थे गुजरात के इंटेलिजेंस ब्यूरो में, उन्होंने कोर्ट के रिकॉर्डेड स्टेटमेंट में ये कहा कि उनको अस्पताल के बाहर खड़ी PCR वैन से इंफॉर्मेशन आने लगी थी कि माहौल अब खराब होने लगा है। दुकानें लूट रहे हैं, बसें जला रहे हैं सर। कुछ बसें जलती हैं तो जलने दो, दुकानें लुटती हैं तो लुटने दो। मैं 2-4 को पकड़कर एक कमेटी बनाकर स्पॉट पर भेजता हूँ, तब तक संभालो। ट्रेन में मारे गए कार सेवकों की बॉडी शहरों से नहीं निकालनी चाहिए थी। जगह जगह से पुलिस दंगों के बारे में रिपोर्ट कर रही थी, लेकिन इनके हाथ बंधे हुए थे। इनके हिसाब से गोधरा कांड के अगले दिन 27 फरवरी की रात को गवर्नमेंट ने एक मीटिंग की जिसमें पुलिस चीफ
और ब्यूरो मेंबर सबको ये समझाया गया कि ये सब बस एक्शन का रिएक्शन है, 2-3 दिन में लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा, उसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा, इसलिए पुलिस को बीच में पड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं। साल 2007 में आउटलुक मैगजीन की एक रिपोर्ट में हरेन पांड्या, जो उस टाइम गुजरात के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बात कबूल की कि 27 फरवरी की रात को उस मीटिंग में वो भी मौजूद थे, जहां सरकार के उच्च पद पर बैठे लोग उनको बीच में ना पड़ने को कह रहे थे और आगे चल के किसी अजनबी ने हरेन पांड्या का मर्डर कर दिया, जिसके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया कि उनका मर्डर किसने किया था। गुजरात दंगों की जांच के लिए जो टीम बनाई गई थी, जो SIT बिठाई गई थी, उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। गुजरात सरकार ने इस चीज की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम नानावटी कमेटी बनवाई, जिसको गोधराकांड और गुजरात दंगे दोनों की एक साथ जांच करने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर हो चुके जज GT नानावटी इस कमेटी को लीड कर रहे थे। इससे पहले साल 1984 में जब सिख दंगे हुए थे, तो उस टाइम पर भी अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको ही नियुक्त किया था। उस वक्त ये बहुत चर्चा में आए थे, क्योंकि उन्होंने सिख दंगों में फॉर्मर PM नरसिम्हा राव तक को पूछताछ के लिए बुला लिया था। लेकिन जब इन पर गुजरात दंगों की बात आई, तो इन्होंने गवर्नमेंट या सरकार में से किसी को भी समन करके पूछताछ करने के लिए नहीं बुलाया और सबको बिना पूछताछ करे ही क्लीन चिट दे दी। अब इस चीज के लिए भी कई लोगों ने सरकार पर सवाल खड़े किए कि सरकार ने अपने ही आदमी को जांच पड़ताल के लिए रखा है, जिसने उन्हीं के पलड़े में फैसला दिया। ऐसे ही हालात में इनकी एक और पोल लोगों के सामने आई, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा इन पर से उठ गया। जी हाँ, तहलका मैगजीन ने एक बार फिर अपने स्टिंग ऑपरेशन की एक और वीडियो जारी की। इस वीडियो में अरविंद पांड्या, जो गुजरात गवर्नमेंट काउंसिल थे उस वक्त के, वो वीडियो में बोल रहे हैं कि कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है। नानावटी कमीशन के अंदर जितने भी लोग हैं, वो सारे सरकार के खास आदमी हैं, लिहाजा जो भी रिपोर्ट आएगी वो सरकार के पक्ष में ही आएगी। ये सारे हथकंडे तो चल ही रहे थे। ऐसे में नानावटी कमीशन अपनी 1500 पेजेस की फाइनल रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें 4500 एफिडेविट्स और 1000 गवाहों की गवाही भी शामिल थी। इस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसमें गुजरात सरकार, BJP, RSS और बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता थे, उन सबको क्लीन चिट दे दी जाती है, छोड़ दिया जाता है। यहीं पर बस नहीं, नानावटी कमीशन अपनी रिपोर्ट में ये भी बताता है कि गोधरा के अंदर जो ट्रेन को जलाया गया था, ये पहले से रची हुई साजिश थी, जिसके मास्टरमाइंड हुसैन इब्राहिम और नानू मियां नाम के शख्स थे। उस वक्त राज्य में और सेंटर में दोनों जगह BJP की ही सरकार थी और नानावटी कमीशन की इन्वेस्टिगेटिंग पहले से ही चल रही थी, इसलिए अब अलग से कोई और जांच पड़ताल नहीं शुरू की गई। लेकिन जब 2 साल बाद कांग्रेस की सरकार जीतकर सेंटर में आती है, तो सेंटर में आते ही सबसे पहला काम कांग्रेस ये करती है कि एक अलग से कमेटी बनाती है गुजरात में हुए दंगों की जांच पड़ताल के लिए। इसका नाम था उमेश चंद्र कमेटी। गुजरात कोर्ट ने सबके सामने ये बात कही है कि ये जो अलग से उमेश चंद्र कमेटी बनाई गई है, ये असंवैधानिक रूप से बनाई गई है, लेकिन ट्रेन डिपार्टमेंट तो सेंटर में आता है। ये कहकर कांग्रेस ने जांच पड़ताल जारी रखी। उस वक्त के रेलवे मिनिस्टर लालू यादव थे। गुजरात की BJP सरकार को कांग्रेस गलत साबित करना चाहती थी, या हो सकता है बात कुछ और थी, क्योंकि सिर्फ 4 महीनों की इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें गोधराकांड के मजलूमों के बयान, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की स्टेटमेंट, यहाँ तक कि खुद उनके अंडर में जो रेलवे डिपार्टमेंट था, उसकी रिपोर्ट को भी नजरअंदाज करके एक खास कम्युनिटी को जल्दी से जल्दी खुश करने की कांग्रेस ने खूब कोशिश की, क्योंकि गुजरात चुनाव नजदीक आ रहे थे। जो कार सेवक S5 और S6 डिब्बे में जले थे, उनकी 4 महीनों के अंदर रिपोर्ट बना दी गई और रिपोर्ट के अंदर वही आया जो कांग्रेस के नेता पिछले 2 सालों से बोल रहे थे। उमेश चंद्र कमेटी इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि गोधराकांड एक सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि एक हादसा था जिसमें कार सेवक जलकर मारे गए। अब देखा जाए तो जिस तरह गुजरात की BJP के नानावटी कमीशन का झुकाव हिंदुओं की तरफ था, ठीक उसी तरह सेंटर की उमेश चंद्र कमेटी का झुकाव मुसलमानों को खुश करने की तरफ था। यानी BJP का निशाना हिंदू थे और कांग्रेस का निशाना मुसलमान। उसी साल जो चुनाव थे, उसी की हड़बड़ी में दोनों तरफ से बहुत सारी गलतियां हो गई।
क्योंकि गुजरात का एक आम आदमी जो गोधरा कांड का सच जानना चाहता है वो आखिर माने तो किसकी माने। बीजेपी का नानावटी कमीशन कहता है ये सोची समझी साजिश थी, दूसरी तरफ कांग्रेस की उमेश चंद्र कमेटी कहती है ये सिर्फ एक हादसा था। भारत के उच्च जांच पड़ताल अधिकारी अलग अलग बातें बता रहे थे। हैरत तो यह है कि दोनों जांच पड़ताल कमेटीज ने अपने अपने फेवरेट लीडरों की ही बात सामने रखी। अब ये सारी चीजें देखने के बाद नेशनल राइट्स कमीशन ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि ये दोनों रिपोर्ट अपनी अपनी पार्टियों को फेवर कर रही है, जो कि इनकी बहुत बड़ी गलती है। आने वाले वक्त में भारतीय समाज पर इसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है और कायदा कानून से लोगों का भरोसा उठ सकता है। अब भाइयों, ये जो दोनों कमिटीज थी वो अपनी अपनी राय ही बता रही थी, सो इसीलिए इसके अलावा एक और निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट जांच हुई जिसका नाम था कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल। इस इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी में रिटायर्ड जज और बहुत सीनियर कार्यकर्ता थे। इन्होंने जो भी जांच पड़ताल की वो गुजरात दंगों की अभी तक की जो भी कहानी चल रही थी उससे बिल्कुल हटकर थी, अलग थी। इस जांच पड़ताल की पूरी रिपोर्ट आउटलुक में पब्लिश की गई है। इस आउटलुक में ये पब्लिश किया गया कि ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के हिसाब से जब कार सेवक गुजरात से अयोध्या जा रहे थे तो उस पूरी ट्रेन में कार सेवक भरे हुए थे और जैसे ही ट्रेन अहमदाबाद से अयोध्या के लिए निकली तो बीच के रास्ते में लखनऊ से कई सारे अनजान लोग बिना टिकट के कोच S5 और कोच S6 में चढ़ गए। आईजीपी रेलवे मिनिस्टर पीपी अगजा इनके हिसाब से S5 और S6 में उस गंभीर हालात में कुछ न कुछ गड़बड़ थी। हो सकता है इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो। इस ट्रिब्यूनल की जो भी रिपोर्ट आउटलुक में पब्लिश हुई है उसके हिसाब से ट्रेन के अंदर बैठे हुए जो लोग थे उन्होंने कई स्टेशन पर लड़ाई की और इन सब की खबर आसपास के जो न्यूज़पेपर्स थे वो भी छाप रहे थे, जिससे लोगों को पता चल रहा था कि किस जगह क्या क्या हो रहा है। अयोध्या में जनसत्ता ने इस मारपीट और एग्रेशन की खबर उसी दिन न्यूज़पेपर में छाप दी थी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि गोधरा के कलेक्टर ने ये बात कंफर्म की थी कि कुल मिलाकर 59 लोग ट्रेन में जलकर मारे गए थे, जिसमें से सिर्फ 5 लोगों की ही पहचान हो पाई थी और उन 5 में से एक वहां के लोकल स्टेशन मास्टर की वाइफ भी थी, जिनको उनके टिफिन बॉक्स से पहचाना गया था और वो कार सेवक थी ही नहीं। टोटल मरने वालों में 12 बच्चे और 26 औरतें थी। तो बीजेपी की नानावटी कमेटी इतनी बेबाकी से कैसे कह सकती है कि जो लोग ट्रेन में मारे गए थे वो सारे के सारे कार सेवक ही थे। दूसरी चीज इसमें ये कही गई कि अगर गोधरा में 2000 लोग कार सेवकों को मारने के इंतजार में खड़े थे तो इसके बारे में किसी को कुछ पता क्यों नहीं चला। 2000 लोग बहुत बड़ी तादाद है। अगर इतने लोग रेलवे स्टेशन में हमला करने के लिए चले आए होते तो वो सिर्फ S5 और S6 के हिस्से में ही नहीं खड़े रह पाएंगे बल्कि पूरी ट्रेन के आसपास आ जाएंगे, क्योंकि 2000 लोगों के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। और जब पूरी ट्रेन में कार सेवक ही थे और कार सेवक को ही निशाना बनाना था तो सिर्फ S5 और S6 डिब्बे पर ही क्यों हमला किया जाएगा। बाकी पूरी ट्रेन में बैठे कार सेवकों के साथ कोई एक भी हादसा क्यों नहीं होता। ये थी कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल कमेटी की बताई गई बातें। लेकिन आज तक इन तीनों कमेटीज में से किसी की भी बात कंफर्म साबित नहीं हो पाई कि आखिर आग लगी किस वजह से। लेकिन आग लगने का बदला जरूर ले लिया गया और बदला भी उन लोगों से लिया गया जिनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, जो गोधरा से 100-200 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। मजदूर और मासूम लोग। गोविंद मकवाना, जिनका 22 साल का लड़का S6 कोच में जल गया था, उस लड़के की लाश को जब शमशान लेके जा रहे थे तो उस वक्त भी काफी भीड़ वहां जमा हो गई थी। सारे लोग भड़के हुए थे। ऐसे हालात में गोविंद मकवाना ने हाथ जोड़कर सबको मना किया कि मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना है। ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया ने मार्च 2002 में पब्लिश की थी। खैर, इस पूरे हादसे में 1500 लोगों पर FIR दर्ज हुई, जिसमें से आखिर में 31 लोग बचे थे जिनको सजा हुई और उन 31 में से 11 को ही फांसी की सजा दी गई। नकली फांसी, क्योंकि बाद में फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया और उम्र कैद के बहाने उनको छोड़ दिया गया। बाकी 63 लोग जिनकी गिरफ्त हुई थी, सबूत न मिलने की वजह से उनको भी छोड़ना पड़ा। बिल्किस बानो, जो गोधरा के करीब दाहोद जिले में रहती है, साल 2002 में जब उनकी उम्र 21 साल की थी और वो प्रेग्नेंट थी, 5 महीने का बच्चा उनके पेट के अंदर था।
दंगों के दौरान उनके परिवार के कई लोगों को उनके सामने मार दिया जाता है और तकरीबन 11 लोग मिलकर बिल्किस बानो पर वो जुल्म करते हैं जिसके बारे में सोचकर इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अब आप ही बताइए कि क्या ये बिल्किस बानो नाम की औरत अपने पेट में 5 महीने का बच्चा लेकर गोधरा गई थी ट्रेन को जलाने? नहीं ना, तो फिर इसका क्या कसूर जो इसे इतनी बड़ी सजा दी गई? बिल्किस बानो के परिवार की सारी औरतों से भी रेप किया जाता है। उनके साथ कुल 17 मेंबर्स थे, जिनमें से 8 लोग मारे जाते हैं, बाकी सब लापता, और जो मारे गए उनकी लाशें ढूंढना मुश्किल होता है क्योंकि दंगों में ज्यादातर मुसलमानों के सर काट दिए गए थे। लेकिन आगे जो आपको बताने वाला हूँ वो जानकर आपको हैरानी होगी। 15 अगस्त 2022, जी हाँ, आज़ादी के दिन की तारीख को बिल्किस बानो के गुनहगारों को रिहा कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। यानी उन 11 लोगों को जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ रेप किया था। ये पूरे गुजरात की क्या पूरे भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना थी जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और ऐसी घटनाओं से, हादसों से, ऐसे कत्लेआम से बहुत कुछ सीखने जैसा है। पहली बात तो ये कि पॉलिटिक्स को कभी भी इमोशनली ना लिया जाए, सियासत एक हद तक ही ठीक है। दूसरी बात ये कि हर वक्त किसी भी हालात के लिए खुद को तैयार रखो, न जाने कौन कब किस पड़ास में आप पर टूट पड़े। आपके मासूम होने पर भी, बेकसूर होने पर भी एक झूठी अफवाह या झूठे इल्जाम की बुनियाद पर आपको या आपके घर की इज्जत को निशाना बनाया जाए। आपके घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर हुए हादसे का बदला न जाने कब आपसे ले लिया जाए, फिर बदला लेने वाले को छोड़ दिया जाए और सारा बोझ आपके सर पर लाद दिया जाए। यही हालत थी गुजरात दंगों में मरने और जुल्म का शिकार होने वाले मुसलमानों की, जो कि हम आज भी अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। गोधरा कांड की बहुत सी बातें हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन एक वीडियो में ऐसा मुमकिन नहीं, इसलिए और बातें किसी और डॉक्यूमेंट्री वीडियो में बताऊंगा। मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमन में रहे। अस्सलाम वालेकुम।